इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक वीडियो संदेश जारी कर मोदी सरकार पर हमला बोला। सीमा विवाद को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि उनके लिए देश और इसकी जनता पहली प्राथमिकता है, इसलिए वो सीमा विवाद को लेकर जनता से झूठ नहीं बोल सकते। राहुल ने साफ कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसे देखकर मेरा खून खौल उठता है। It is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. इधर उत्तराखंड के चमोली से लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां गौचर के पास बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पूरा पहाड़ गिरकर सड़क पर आ गया। इससे बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां ट्रैफिक था, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। इधर बिहार में बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। बिहार के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से उत्तर बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। कोसी, गंडक के अलावा कई दूसरी छोटी नदियां भी तबाही मचा रही हैं। छपरा में कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। गंडक नदी का पानी छपरा के कई इलाकों में कोहराम मचा रहा है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के भी कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले के कुर्नी के सकरा होकर के निकलने वाली कदाने नदी का देर रात सकरा इलाके में जो पानी है वो बहादुरपुर में छोटी बांध टूट गया और इसकी वजह से यहां पानी घुस गया। पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। इससे प्रभावित लोगों को मजबूरन NH 27 पर जाकर शरण लेनी पड़ी है। और इन सब के बीच इसके अलावा दरभंगा में भी बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। बारिश की वजह से नदियां यहां पर भी उफान पर हैं और कई गांवों में पानी घुस चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोगों ने बस स्टैंड पर भी शरण ले रखी है। अमिताभ ओझा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या स्थिति है? लगातार विकट होती तस्वीरें हम देख रहे हैं बाढ़ की, लेकिन क्या लोगों तक मदद पहुंच पा रही है? निश्चित तौर पे कहें तो इस बार मदद नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि लगातार जो बाढ़ का जो दायरा है वो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन वहां पे जो प्रशासनिक इंतजाम है वो इस बार नहीं दिख रहा है। अभी तक वहां जो कहा गया था कि सारण या फिर पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में जो हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग होगा फूड का, वो नहीं हो पा रहा है। और लोकल स्तर पर भी जो मैनेज होना चाहिए था वो उस तरीके से इंतजाम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का लेवल अब बढ़ता जा रहा है, अब लोगों का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्हें मदद नहीं मिल रही है। एक ऊपर से गर्मी पड़ रही है, ऊपर से लगातार पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बांध टूटने के बाद अगर हम बात करें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और छपरा की, तो यहाँ लगातार ये स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच, सीमा विवाद के बीच, भारत सरकार ने एक बार फिर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत सरकार ने चीन के 47 ऐप पर बैन लगा दिया है। बता दें कि इससे पहले ही 59 ऐप पर बैन लगाया जा चुका है। अब 47 अन्य ऐप पर भी बैन लगाया गया है। बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप शामिल हैं। मतलब पहले से बैन किए गए जो ऐप हैं उनके जैसे ऐप बनाकर बाजार में उतारे गए हैं। बैन किए गए चीनी ऐपों पर यूजर्स की डेटा चोरी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि गलवान में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत लगातार चीन पर सख्त रुख अपना रहा है। अमित कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, इन 47 ऐप्स को भी बैन कर दिया गया है, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही थी?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये 47 ऐप वो ऐप हैं जो कि पहले से, जिसमें से ज़्यादातर ऐप वही हैं जो पहले बैन किए जा चुके थे। आप इससे समझिए कि कितना शातिर है चीन कि जब करीब 59 ऐप को बैन किया गया, इसके बाद तुरंत ही उसने उनका क्लोन तैयार कर लिया और उसको फिर मार्केट में लॉन्च कर दिया और फिर धीरे धीरे वो भारत में पहुँचाने लगा कि मकसद इन ऐप के जरिए कहीं ना कहीं डेटा चोरी, जासूसी करना था। और सिर्फ ये 47 ही नहीं है, करीब टोटल मिला के 1500 से ज़्यादा ऐसे ऐप हैं जिन पर भारत सरकार की नज़र है, जो कहीं ना कहीं चीन के रास्ते जो भारत में जासूसी करवाता है, डेटा चोरी करता है। और इसीलिए आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कुछ ऐप पर सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन नानावटी अस्पताल से छुट्टी उन्हें मिल गई है और दोनों 10 दिन से लगातार अस्पताल में भर्ती थीं। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों को नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। उमेश शुक्ला मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उमेश, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं दोनों की सेहत के बारे में? जी, पहले तो बता दूं कि ये करीब 17 दिनों बाद बच्चन परिवार के लिए खुशखबरी, जहां पर ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या दोनों को। चलो मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।